जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सितंबर 2023 के, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ उनको मैं आपके लिए लेकर के आया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और स्क्रीन पर दिख रहे पहला जो प्रश्न है इसको आपने पढ़ लिया होगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है और वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अंतरिक्ष से, चिकित्सा से, पत्रकारिता से या कृषि से? आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषि से संबंधित थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि भारत में जो MS स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। और अभी चेन्नई में, कहाँ पे इनका निधन हुआ? चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में हो गया है। अब चेन्नई में हुआ है तो कॉमन सी बात है, ये कहाँ से संबंधित होंगे? तमिलनाडु से संबंध था इनका। 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था तंजावुर में। और धान या गेहूं, ठीक है, अधिक उपज देने वाली किस्मों की इन्होंने उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको विकसित करने में। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे भारत सरकार की तरफ से। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पद्म पुरस्कार इनको प्राप्त थे। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जो भारतीय भाषा उत्सव, भारतीय भाषाओं का उत्सव मनाने के लिए कार्यक्रम है। ऑप्शन है वाराणसी में, पटना में, अहमदाबाद में या लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी जो है लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। 75 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, 75 दिन तक चलेगा। कहाँ पे आयोजन हो रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजन हो रहा है। बहुत सारे पद्मश्री जो पुरस्कार विजेता है, कलाकार हैं, वो इसमें भाग लेने वाले हैं। कब तक चलेगा ये पुरस्कार भारतीय भाषा उत्सव? 11 दिसंबर तक चलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रसिद्ध तमिल कवि है सुब्रमण्यम भारती, उनका जन्म दिवस भी है और तब तक यह कार्यक्रम चलेगा। किस लिए मनाया जाता है? भारतीय भाषाओं का उत्सव मनाने के लिए। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन है 40वां, बी ऑप्शन 51वां, सी ऑप्शन 81वां और डी ऑप्शन है 82वां। भारत को क्या रैंकिंग मिली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40वां। देखेंगे जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स उसने जारी किया 2023 का और भारत को 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार रखा है। अगर पहले की बात करें तो 2015 में भारत 81वें स्थान पे होता था और इतना अच्छा अभी भारत ने किया है कि उसको 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है आकांक्षी ब्लॉक, ठीक है, एस्पायरिंग जो ब्लॉक्स है उनके लिए है। तो ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुरुआत किया जाएगा। आकांक्षी ब्लॉक, ठीक है, जो कम डेवलप होते हैं उनको डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो वो जो ब्लॉक होते हैं, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, लगभग 3000 पंचायतों और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, सरपंच वगैरह सब इसमें आते हैं। 30 सितंबर को यह आकांक्षी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, संकल्प सप्ताह इसको नाम दिया गया है। 1 हफ्ते तक यह चलने वाला था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो विश्व हृदय दिवस है वो आपको बताना है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 29 सितंबर। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। तो हृदय के रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को यह मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वो था यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है, उपयोग अपने करना है अपने हृदय का, अपने हृदय को जानने के लिए। 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसका स्टार्ट हुआ था 1999 से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर है आज का हमारा 6वें नंबर का। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार। तो वर्ल्ड जो ट्रेड है, जो भी पैसे का लेन देन है, ट्रेड है, व्यापार है, तो हमारी जो आर्थिक राजधानी है वहीं पर सेलिब्रेट होता है जनरली। इस हिसाब से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा ये। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस जी, जो छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं और विश्व व्यापार एक्सपो 2023 का उद्घाटन करने वाले हैं।
तो यह विशेष रूप से एमएसएमई जो सेक्टर होते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। और ये जो एक्सपो है 3 से 4 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो यह कार्यक्रम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13, 14, 15 या 16 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू किया था, और जो 7 में प्रस्ताव आया था तो इसका पहला बार जो सेलिब्रेशन हुआ था वो 2008 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहे हैं आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र जडेजा, ठीक है। चलिए रविंद्र जडेजा जो है वो 2023 में एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। लेकिन जो सर्वाधिक विकेट है इस फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, मथुया मुरलीधरन के नाम पे है जो श्रीलंका के थे, 30 विकेट इनके नाम है, और रविंद्र जडेजा के नाम पे 24 विकेट है। लेकिन भारत की तरफ से विकेट लेने में ये हाईएस्ट विकेट टेकर है। एशिया कप की बात हो रही है, सिर्फ एशिया कप में। चलिए आगे बात करते हैं। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? G20 अभी सम्मेलन हुआ है, भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, तो किस संघ को शामिल किया गया है आपको बताना है। आसियान, अफ्रीकन यूनियन, सार्क या ओपेक। राइट आंसर है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, तो अभी दिल्ली में आयोजित हुआ है G20 शिखर सम्मेलन। इसमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसको नए स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो अब वर्तमान में देखा जाएगा तो 19 देश और 2 संघ हो गए हैं। पहले 19 देश और 1 संघ मिलाकर के G20 बनता था, अभी 19 देश और 2 संघ हो गए हैं। 2 संघ में अफ्रीकन यूनियन भी आने वाला है और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन दोनों शामिल हो जाएंगे। तो अभी अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी, ठीक है, उन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। और अफ्रीका जो यूनियन है उसमें 55 देश शामिल होने वाले हैं, 55 देश शामिल हैं, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। किसकी? अफ्रीका संघ की, जो अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा G20 से संबंधित ही है कि भारत में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? इंडोनेशिया पहला ऑप्शन है, यूएसए, जापान और ब्राजील। बहुत सारे लोग इंडोनेशिया को टिक कर देंगे। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ब्राजील होगा, क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया से अध्यक्षता प्राप्त की थी और ब्राजील को दे दी है, ठीक है। चलिए बात करेंगे ब्राजील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शिखर सम्मेलन के दौरान G20 अगली जो अध्यक्षता की जिम्मेदारी है वो ब्राजील को सौंपी गई है, और ब्राजील को राष्ट्रपति है लुइज इनासियो लूला अल्डा सिल्वा को ये जिम्मेदारी दी गई है। भारत ने कहा है कि हर संभव मदद की भी करेंगे हम। और भारत पिछले साल दिसंबर में इंडोनेशिया के अध्यक्ष था और इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी। हालांकि जो भारत है वो 30 नवंबर 2023 तक, 30 नवंबर तक इस साल भी अध्यक्ष बना रहेगा। अगले साल से जो अध्यक्षता है वो ब्राजील को दे दी गई है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप यादव, ठीक है। देखेंगे कुलदीप यादव जो है अभी एशिया कप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले ये भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, और केवल 88 मैच में 150 विकेट इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 विकेट है, 25 रन देकर के इनका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को विस्तार की मंजूरी दी है? किस योजना को एक्सपेंड किया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, जन धन योजना या पीएम किसान योजना। राइट आंसर इसका हो जाएगा
बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक्सपेंड किया गया है, इसको 2023 से 24 से बढ़ाकर के 25-26 तक किया गया है। अगले 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए इसका विस्तार को मंजूरी दे दी गई है और 10.35 करोड़ जो है लाभार्थी इसके अंतर्गत शामिल होने का लक्ष्य है। कि इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई 2016, जो उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत की किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑप्शन देके बताना है। जब ये रहता है कि हाल ही में, तो ये हाल ही जो शब्द है बहुत कंफ्यूज करता है, कितने हाल ही में इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। ऑप्शन है भारत मंडपम, बी है शांति निकेतन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये 4 ऑप्शन में से आपको हाल ही बताना है। तो हाल ही में इस ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन को भी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें शामिल किया गया है। बात करते हैं शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप लोग को पता होगा सभी को। इसका संबंध जो है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से है। इसकी स्थापना जो शांति निकेतन को 1901 में की गई थी और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। और 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली थी। तो अभी वर्तमान में संख्या बढ़कर 41 हो गई है। हालांकि इसके बाद एक और हम लोगों ने करंट अफेयर में ऐड किया है कि एक और साइट को दर्जा मिला है, तो 42 हो जाएगी। आगे देखेंगे उसको इस वीडियो में। विश्व धरोहर समिति का जो विस्तारित 45वां सत्र था 10 से 25 सितंबर तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 10 से 25 सितंबर में किया गया था, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? बहुत सिंपल प्रश्न है। क्रिकेट में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है। एशिया की टीमें 6 टीमें इसमें खेल रही थी और जो विजेता है वो भारत बना है। ठीक है, श्रीलंका को हरा करके। फाइनल मैच था, बहुत ज्यादा बेकार हो गया था, बहुत जल्दी खत्म हो गया था। देखेंगे एशिया कप का जो खिताब है वो भारत को प्राप्त हुआ 2023 एशिया कप का। 50 ओवर का मैच था, वनडे फॉर्मेट में था। 16वां संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये 16वें नंबर का था, आप लोग याद रखेंगे। और कौन मेजबानी कर रहा था? पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर के मैच करवा रहे थे। कौन कौन सी टीमें खेल रही थी इसमें? अफगानिस्तान था, बांग्लादेश 2 हो गया, पाकिस्तान 3, श्रीलंका 4, भारत 5 और नेपाल 6। कुल मिलाकर के 6 टीमें यहाँ पे खेल रही थी। और रिकॉर्ड भारत ने 16 में से 8 बार भारत ने एशिया कप का टाइटल जीता है। 2 बार जीता है श्रीलंका ने, 8 से 14 हो गया, और 2 बार पाकिस्तान ने जीता, 15-16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? संसद भवन हमारा नया बनकर तैयार हो गया है, उसमें उद्घाटन हो गया, प्रवेश भी हो गया है। जो पुराना भवन था उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए संविधान भवन, ऑप्शन नंबर बी संविधान सदन, ऑप्शन सी राष्ट्र गौरव सदन या गांधी भवन। तो बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, संविधान भवन है कि संविधान सदन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो संविधान सदन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं संविधान सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए संविधान सदन का नाम सुझाया है। पुराना संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो पहला था। ठीक है, और जो नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया गया है, लेकिन इसका जो प्रवेश है वो अभी गणेश चतुर्थी के दिन सितंबर में किया गया। ठीक है, उद्घाटन आप लोग का डेट याद रखेंगे, 28 मई को इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रसार भारती, नीति आयोग, रिलायंस फाउंडेशन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए प्रसार भारती के साथ समझौता किया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। प्रसार भारती इनका प्रमोशन करेगी। कुल मिलाकर के 3 समझौते हुए हैं बीच में, तो इन्हें प्रसार भारती, एनबीसीसी इंडिया, ठीक है, और लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन शामिल है। तो इसमें क्या होगा आप लोग देखेंगे जल्द ही। जो डीटी न्यूज और के जो एंकर वगैरह है सभी खादी ड्रेस परिधान पहन करके नजर आएंगे। और खादी जो ग्रामोद्योग के अध्यक्ष हैं उनका नाम लोग चाहे तो याद करें, मनोज कुमार उनका नाम है। एक डैशबोर्ड भी जारी किया है, एक पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है इतिहास संबंधित है। जैसे मैंने बताया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी और ऐड हो रही हैं,
तो होलसाय के पवित्र मंदिर समूह, एक मंदिर नहीं है, पूरा मंदिर का ग्रुप है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है इसको। तो ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या बिहार। होलसाय के मंदिर आप लोगों ने इतिहास से पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। होलसाय का जो मंदिर है वो कर्नाटक में स्थित है। चलिए बात करते हैं इन मंदिरों के बारे में। होलसाय के जो पवित्र मंदिर समूह है वो बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित है और यूनेस्को की सूची में इनको शामिल कर लिया गया है। हाल ही में शांति निकेतन को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। अब धरोहरों की संख्या 42 हो गई है। जो 41वां था वो हमारा शांति निकेतन था और जो 42वां है वो होलसाय के मंदिर है। अब ये होलसाय के मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, ठीक है, और होलसाय वंश की ये राजधानी भी रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, ये खिलाड़ी हैं ये देख पाएंगे आप लोग, एला वेनिल वलारिवान, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज है, नाम आपको लग रहा होगा विदेशी प्रकार का, ठीक है। एला वेनिल रिवान आईएसएफ में 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो स्पर्धा है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है, ठीक है। 16 सदस्यीय टीम भारत ने इसके लिए भेजी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? अब 2023 में वर्ल्ड कप भी भारत में स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से, तो उसके लिए जर्सी का जो लॉन्च हुआ है वो कंपनी ऑप्शन नंबर ए एडिडास की तरफ से हुआ है। एडिडास, नाइकी, स्टार स्पोर्ट्स और प्यूमा। तो एडिडास क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि एडिडास ने जर्सी लॉन्च की है भारत की, और जो इसका आयोजन है विश्व कप 2023 का भारत में किया जा रहा है। और पहला ऐसा बार है कि इसका मौका अकेले भारत कर रहा है। 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, भारत में ही वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन उसमें 2-3 देशों ने मिलकर उसको, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश ने मिलकर के उसको आयोजन किया था। तो ये डेट आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, ठीक है, लगभग 1 महीने से अधिक ये वर्ल्ड कप चलेगा भारत में। बात करते हैं स्किल्स ऑन व्हील्स किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? स्किल्स ऑन व्हील्स किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया? एक योजना है, कार्यक्रम है। शिक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। स्किल इंग्लिश में लिखा गया है, इसका हिंदी में स्किल का मतलब ही कौशल होता है। स्किल क्या बोलते हैं? कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। तो कौशल जो है वो ही राइट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसका राइट आंसर है। बात करते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, तो हमारे कौशल विकास और उद्यम मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान है। लोक सेवा के अध्यक्ष ओम बिरला है, इन्होंने मिलकर के स्किल ऑन व्हील्स जो कार्यक्रम शुरू की है। जो एक निगम भी है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना 31 जुलाई 2008 को की गई थी और यह गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड की कंपनी है। आप लोग चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था इसको। इसका उद्देश्य है शांति और आदर्शों को मजबूत करना। और 2023 की जो थीम है उसको देख सकते हैं आप, शांति के लिए कार्य, शांति के लिए कार्य करना, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? यह विवाद भी काफी ज्यादा खबरों में रहा है। देखेंगे, ऑप्शन है पाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन और कनाडा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कनाडा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इसका राइट आंसर है। कनाडा से अभी जो है भारत के संबंध थोड़े बिगड़ गए थे, क्योंकि एक जो खालिस्तानी आतंकवादी था वो वहां मारा गया था और उसका आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा था। तो भारत ने उसको वहां के लोगों के लिए वीजा खारिज कर दिया गया था, ठीक है। अगली सूचना तक ये सस्पेंड रहेगा। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है, किया जाता है, जो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और रूस।
एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स से आप लोग याद रखेंगे, 7 से यहाँ पे आएगा सिंगापुर, ठीक है, सी से सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के बीच किया जाता है, और भारत के द्वारा किसी देश के साथ किया जाने वाला सबसे लंबा एक्सरसाइज होता है, तो सिंगापुर के साथ भारतीय सेना करती है, ठीक है। द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स आप लोग देख सकते हैं। तो भारत की ओर से रणविजय, कावाराती, सिंधु केसरी, ये जो है ये सब भाग लेते हैं इस अभ्यास में, और किसी अन्य देश से किया जाने वाला सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास ये है। चलिए बात करते हैं, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी। तो विनेश फोगाट, अमित पंघाल, मनु कुमारी, प्रिया भनोट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित पंघाल, अंतिम पंघाल, सॉरी, अंतिम पंघाल। तो उन्होंने इसको जीता है। देखेंगे, अंतिम पंघाल भारतीय युवा रेसलर है, और बेलग्रेड में, ये जो सर्बिया का जो बेलग्रेड है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन, क्या नाम इनका, अंतिम पंघाल। और ये जीतने के साथ ही इनको 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए भी कोटा मिल गया है, ये डायरेक्ट अब ओलंपिक में जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। अभी एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, वहां पर भी आप लोग नजर बना के रखेंगे। तो एशियन गेम्स और एशिया कप लोग याद रखेंगे, एशिया कप भारत ने जीता है, तो एशियन गेम्स में भारत की महिलाओं ने जीता है, गोल्ड मेडल यहाँ प्राप्त किया है क्रिकेट के मैच में, ठीक है, भारत ने जीता है। तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल 2023 में किसको हराया, श्रीलंका को हराया है। एशिया कप में भी उन्होंने श्रीलंका को हराया था, वहां भी श्रीलंका को हराया है, और भारत का दूसरा गोल्ड है। भारत ने बहुत सारे गोल्ड, 5-6 गोल्ड जीत लिए हैं, और 19 रनों से हरा करके मैच जीता है। लेकिन इंडियन वुमेन्स टीम की जो क्रिकेट कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर नाम है उनका, ठीक है, क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर। चलिए आगे बात करते हैं, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को किस राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या असम, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का नाम आ जाता है तो कंफ्यूजन होती है। भारत का जो पहला फ्यूल सेल बस है उसको हम लोगों ने लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में, नहीं किया है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में लॉन्च किया। कहां पे लॉन्च किया है, दिल्ली में। ठीक, आप लोग देख पाएंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। इन्होंने दिल्ली में अपनी तरह की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की है, ठीक है। और इस साल के अंत तक 12-13 और लॉन्च करने का प्रोग्राम है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उनको चलाया जा रहा है अधिक से अधिक मात्रा में, और ऑप्शन नंबर जो सी है 7, 8, 9, 10 में जो 9 नंबर है, इतने भारत वंदे भारत ट्रेनों को अभी और हरी झंडी दिखाई गई है। यहाँ पर देख पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हर 9 जगह पहुंचना तो पॉसिबल नहीं था, 9 जगह 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। अब कुल जो संख्या है वो 34 हो गई है। भारत में 34 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो लगातार चल रही हैं। ये 9 जो ट्रेनें हैं 11 राज्यों में कवर करने कनेक्टिविटी देने वाली है। ये राज्यों के नाम आप देख पा रहे होंगे। पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी वो 2019 में चलाया गया था, तो 4 साल में पहली ट्रेन चलाई गई 2019 में, और अभी 4 सालों में जो वंदे भारत कुल ट्रेन है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 34 हो चुकी है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं आगे। भारत में भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन, अब ड्रोन शक्ति की बात हो रही है तो इसमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। ड्रोन शक्ति 2023 उनका उद्घाटन कहाँ हुआ है, हिंडन एयरबेस में। देखेंगे आप लोग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भारत के उत्तर भारत के मध्य में स्थित है, तो वहां पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंबाइंड रूप से इसको किया गया है। और इस समय पर C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सितंबर महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा। रेखा है, जया बच्चन है, वहीदा रहमान है और धर्मेंद्र है, ठीक है। तो लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है
वो ऑप्शन नंबर सी वहीदा रहमान को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, वहीदा रहमान दिग्गज अभिनेत्री है। ठीक है, और सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है उससे इनको सम्मानित किया जाएगा। जो पिछले साल था, वो जो पिछले साल दिया गया था आशा पारेख जी को दिया गया था। ठीक है, और 1969 में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, इस घोषणा की शुरुआत की गई थी। दादा साहब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? वनडे क्रिकेट, जब से वनडे मैच की शुरुआत हुई है तब से जो पहला रिकॉर्ड है वो 3000 छक्कों का बनाया है। ऑप्शन नंबर ए भारत ने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। 3000 छक्के लगाने वाली भारत जो है वो पहली टीम बन गई है। क्या बन गई है? पहली टीम बन गई है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था 2009 53 छक्कों का वेस्ट इंडीज का। ठीक है, और उसके बाद 25,000 छक्कों का पाकिस्तान का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को सम्मानित किया गया है, नामित किया गया है? ऑस्कर में भारत की तरफ से किस फिल्म को भेजा जा रहा है? गदर 2 को, जवान को, या 2018 एवरीवन इज अ हीरो एट द कश्मीर फाइल्स? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया है। ये एक मलयालम फिल्म है जो केरल में बाढ़ आई थी 2018 में, उसी के ऊपर ये आधारित है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, तो ये कहाँ की फिल्म है? केरल फिल्म है। केरल की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसका नाम है मलयालम। आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, मतलब एक ही है, मलयालम, है ना। तो ऑफिशियल एंट्री अकादमी पुरस्कार मतलब कि ऑस्कर में किया गया है, और ये पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत तेजी से पार कर लिया है। ठीक है, और ये अकादमी पुरस्कार में भारत का नेतृत्व करने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 26, 27, 28 सितंबर। सितंबर का करंट अफेयर है तो कॉमन सी बात है, सितंबर के ही ऑप्शन रहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 27 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी 27 सितंबर। चलिए, तो 27 सितंबर को हर साल पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी पर्यटन और हरित निवेश, ठीक है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यह इस साल का इसका थीम था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? कपोल कोऑपरेटिव बैंक, गंगा कोऑपरेटिव बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, और इनमें से कोई नहीं। तो बैंक, और जैसे मैंने बताया अभी ट्रेड की बात आए, पैसे रुपए की बात आए, तो आप महाराष्ट्र को लगा सकते हैं। तो कपोल और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कपोल कोऑपरेटिव बैंक या महाराष्ट्र का बैंक है। वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण इस पर बैन लगा दिया गया है। क्या? इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, कपोल कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई में मुंबई स्थित है ये कपोल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया है। पर्याप्त पूंजी नहीं है इसके पास, और कमाई की संभावनाएं भी कम है, जिस कारण यह निर्णय लिया गया है। तो एक नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि का या बीमा का आप लोग क्लेम कर सकते हैं, जिनका भी यहाँ पे अकाउंट रहता है। 5 लाख तक का यहाँ पे कवर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? T20 मैच अभी एशियन गेम्स भी चल रहा था, वहां पर ये रिकॉर्ड बना हुआ है दोस्तों, और नाम है सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, दीपेंद्र सिंह एरी और यह हैरी ब्रुक। ठीक है, तो ये बहुत छोटे टीम के एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी की तरफ बनाया गया है। दीपेंद्र सिंह एरी इनका नाम है। इन्होंने 10 गेंदों में अर्धशतक बना दिया है। ठीक है, तो ये नेपाल के हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, नेपाल क्रिकेट में उतना फेमस नहीं है, लेकिन जो एशियन गेम्स हो रहे थे वहां पे बहुत धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। दीपेंद्र सिंह एरी ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 विश्व कप में बनाए गए युवराज सिंह के रिकॉर्ड, 16 साल पुराना रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया है और सबसे तेज अर्धशतक बना दिया। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 10 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे एशियन गेम्स में नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ दीपेंद्र ने ये बनाया है। युवराज सिंह का रिकॉर्ड था 12 गेंदों में अर्धशतक का, जब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, तो उस समय उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ बनाया है। यहीं पर शतक बनाने का भी तेज रिकॉर्ड नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला के नाम पे चला गया है। 34 गेंदों में नाबाद 137 रन बना करके इन्होंने
रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए, तो सितंबर के करंट अफेयर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर की और बहुत सारी वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।